हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ लेक्चर 4 ऑफ द सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज़ ऑफ द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और पिछले 3 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए थे एमसीक्यूज़ जो पूछे गए हैं जेएसए में, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। लेकिन अब हम करेंगे एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू एफएए, पर्टिकुलरली फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे हम कर लेंगे अब एमसीक्यूज़। और आज जिस टॉपिक पे हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आपके सिलेबस में है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। टुडे विल बी डीलिंग विद मैट्रिसेस एंड इन नेक्स्ट लेक्चर हम डिटरमिनेंट्स पे ऑब्जेक्टिव्स कर लेंगे। और ये जो एमसीक्यूज है ये मैंने निकाले हैं पर्टिकुलरली फ्रॉम एनसीईआरटी। और यहाँ इसका मतलब है कि ये कंसेप्ट आपको कैसे भी पता होने चाहिए। सो हम इन पे आज एमसीक्यूज करेंगे। आई होप इनसे आपकी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 goes like मैट्रिक्स टूल ऑफ मैथमेटिक्स फाइंड्स एप्लीकेशन इन। जो मैट्रिक्स टूल ऑफ मैथमेटिक्स है या जो मैट्रिसेस है वो कहाँ कहाँ पे उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स, ऑप्शन बी जेनेटिक्स, ऑप्शन सी सोशियोलॉजी, ऑप्शन डी ओनली ए एंड बी, एंड ऑप्शन ई बीइंग ऑल ऑफ द एबो। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द एबो। मैट्रिक्स टूल ऑफ मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में भी है, जेनेटिक्स में भी है, सोशियोलॉजी में भी है, मतलब इन सब में तो है ही है। देखिए जनरली अगर आप इस क्वेश्चन को अपने दिमाग से करने की कोशिश करेंगे तो आप बोलेंगे जेनेटिक्स में मैट्रिक्स का क्या काम, छोड़ो इस ऑप्शन को। सोशियोलॉजी वो तो एक आर्ट्स का सब्जेक्ट, उसमें मैट्रिक्स का क्या काम, छोड़ो इस वाले ऑप्शन को भी। सो यू विल जनरली गो विद दिस। यहाँ यहीं पे बच्चे क्या करते हैं, फिर गलती करते हैं। तो आपको याद रखना है कि मैट्रिक्स टूल ऑफ मैथमेटिक्स जो मैथमेटिक्स है इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे। आगे हम देखेंगे इसकी और एप्लीकेशंस। यहाँ पे आप देखेंगे यूज ऑफ मैट्रिसेस। मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ऑपरेशंस वहाँ पे यूज़ होता है। इसके अलावा डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस एंड साइंस लाइक बजटिंग वहाँ पे भी यूज़ होता है। सेल्स प्रोजेक्शन, कॉस्ट एस्टिमेशन, एनालाइजिंग द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सो इन सब में भी इसकी एप्लीकेशन है। और मनी फिजिकल ऑपरेशन सच एज मैग्निफिकेशन में इसका काम है। रोटेशन, रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली बाय मैट्रिसेस। सो ये भी हम मैट्रिसेस से कर सकते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन, मैट्रिसेस आर ऑल्सो यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में भी हम इसको यूज़ करते हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, जहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन उसको हम देते हैं, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं इनटू कोड्स, राइट, जहाँ पे अपने एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पढ़ा होगा। सो उसमें भी मैट्रिसेस का काम है। एंड नंबर 5, जेनेटिक्स में इसका काम है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला। इकोनॉमिक्स में इसका काम है, सोशियोलॉजी में इसका काम है, मॉडर्न साइकोलॉजी अगेन आर्ट सब्जेक्ट, उसमें भी इसका काम है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट तो इसमें भी उसका काम है। सो शुड बी रिमेंबरिंग दिस, राइट। ये डाटा आपको एटलीस्ट इस पे आप मतलब जनरली आपको ये व्यू में होना चाहिए कि इन फील्ड्स में मैट्रिसेस का काम है। क्वेश्चन नंबर 2, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड डैश एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। जो एक मैट्रिक्स होती है वो किसकी ऑर्डर्ड एरे होती है। ऑप्शन ए ट्रायंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, ऑप्शन बी हेक्सागोनल एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, ऑप्शन सी ऑक्टागोनल, एंड ऑप्शन डी रेक्टेंगुलर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन डी, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस की। जो एक मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर एरे होती है नंबर्स की या फंक्शंस की। अगर मैं यहाँ पे मानूँ ट्रायंगुलर ऑप्शन काट के यहाँ पे लगाऊँ स्क्वायर ऑप्शन, स्क्वायर्ड एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस, तो यहाँ पे आधे बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, क्योंकि उनने पढ़ा है मैट्रिक्स या तो एक रेक्टेंगुलर होती है या तो होती है स्क्वायर, राइट। या तो जिनने पढ़ा होगा उनको पता होगा मैट्रिक्स या तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है या तो स्क्वायर अरेंजमेंट होता है। लेकिन याद रखना आपको जनरल ये है कि मैट्रिक्स होती है रेक्टेंगल, फिर हर कोई स्क्वायर हमारे पास वो बन जाता है रेक्टेंगल। ये सिलोगिज्म अगर हम बोलेंगे, ये मानेंगे हमारे पास रेक्टेंगल्स है, ये माने कि हमारे पास रेक्टेंगल्स है, तो रेक्टेंगल्स का एक सबसेट बनेगा स्क्वायर्स। स्क्वायर्स बनेगा उसका एक सबसेट। इसका मतलब है जितनी भी स्क्वायर्स है वो रेक्टेंगल है। लेकिन यहाँ पे आप देखें ये वाले पार्ट, ये यहाँ पे जितनी भी रेक्टेंगल्स है ये स्क्वायर नहीं है। सो जनरल क्या आएगा, रेक्टेंगल, राइट। सो एक मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। इसके बाद हम यहाँ पे एक पॉइंट, द नंबर्स और फंक्शंस और कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। जो इसमें अब मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर्स बनेंगे या जो फंक्शंस बनेंगे उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स है या एंट्रीज है। मानो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसके नंबर्स है 2 3 4 5। सो दीज 2 3 4 5 दीज आर नंबर्स, दिस विल बी कॉल्ड एज एलिमेंट्स और एंट्रीज। या ऐसे ही मानेंगे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा। तो ये फंक्शंस है, राइट। दीज फंक्शंस, इन फंक्शंस को हम बोलेंगे ये इस मैट्रिक्स की
एलिमेंट्स है या इस मैट्रिक्स के ये एंट्रीज है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए मैट्रिक्स हैज m कॉलम्स एंड n रोज इट इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसमें m कॉलम्स है और n रोज है तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? ऑप्शन ए m क्रॉस n, ऑप्शन बी m क्रॉस m, ऑप्शन सी n क्रॉस m एंड ऑप्शन डी n क्रॉस n। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे, दे विल गिव दिस ऑप्शन ए m क्रॉस n, क्योंकि जनरली ऐसे ही पढ़ा होता है हमने कि एक मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर होती है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है ऑर्डर हम किस ऑर्डर में देते हैं। ये ऑर्डर हम देते हैं इन द ऑर्डर ऑफ रोज क्रॉस कॉलम्स। रोज क्रॉस कॉलम्स मतलब पहले हम लिखते हैं रोज कितने हैं, उसके बाद हम लिखते हैं कॉलम्स कितने हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास है n रोज, राइट, सो दिस विल बी n फर्स्ट, और उसके बाद है हमारे पास m कॉलम, सो दिस विल बी n क्रॉस m। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी n क्रॉस m, नॉट m क्रॉस n। तो अगर एग्जामिनर ने ऐसे यहाँ पे चालाकी की तो आपको अपने यहाँ दिमाग यहाँ पे थोड़ा खोलना है। यू हैव टू नो दिस ऑर्डर इज रिटन एज रोज क्रॉस कॉलम्स एंड नॉट कॉलम्स क्रॉस रोज। इसके बाद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m क्रॉस n मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू mn। हमारे पास अगर मैट्रिक्स एक है, मानो एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे टोटल में? दे विल बी दिस प्रोडक्ट है m क्रॉस n। मानो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर, मैट्रिक्स हमारे पास है ऑफ द ऑर्डर 4 क्रॉस 3। तो अगर आपको पूछा जाएगा हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर 4 क्रॉस 3 तो इसमें कितनी एंट्रीज है या इसमें कितने एलिमेंट्स है? सो यू हैव टू डू दिस प्रोडक्ट 4 क्रॉस 3, दैट इज 12। सो 12 विल बी द करेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एंट्रीज इन दिस मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 16 एलिमेंट्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसमें टोटल में 16 एलिमेंट्स है, हमें बोलना है इनमें से कौन सा पॉसिबल ऑर्डर नहीं है, राइट। ऑप्शन ए 16 क्रॉस 1, ऑप्शन बी 1 क्रॉस 16, ऑप्शन सी 8 क्रॉस 2 एंड ऑप्शन डी 4 क्रॉस 6। तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम देखते हैं हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, मानो यहाँ पे 16 एलिमेंट्स हैं, हम बनाएंगे 16 एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर पेयर हम निकालेंगे वो वाले ऑर्डर पेयर जिनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल, सो डैट शुड कम आउट टू बी 16। हम देखेंगे हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर है टोटल में, उनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे या प्रोडक्ट कर लेंगे डैट शुड कम आउट टू बी 16। तो डैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 16, राइट। तो 16 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? 16 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 16, 1 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 16, 2 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 16, और सिमिलरली 8 इंटू 2 यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 16, एंड उसके बाद 4 इंटू 4 दैट विल बी 16। सो दीज आर ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ए मैट्रिक्स विच हैज एलिमेंट्स विच हैज 16 एलिमेंट्स। सो यहाँ पे 16 1 वो भी है, यहाँ पे 1 क्रॉस 16 वो भी पॉसिबल है, यहाँ पे 8 क्रॉस 2 वो भी पॉसिबल है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4 क्रॉस 6, 4 क्रॉस 6 मैंने अभी आपको बोला जो 4 क्रॉस 6 है डैट मीन्स इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 इंटू 6 डैट विल बी 24, लेकिन हमको 24 नहीं चाहिए, हमको चाहिए 16 एलिमेंट्स। सो ये एक पॉसिबल ऑर्डर इसका नहीं हो सकता। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, टू फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ए मैट्रिक्स विद 16 एलिमेंट्स we will have to find all ordered pairs of natural numbers whose product is 16। so हमें सारे के सारे वो ordered pairs निकालने हैं जिनका अगर प्रोडक्ट हम निकालेंगे that will be 16। यहाँ पे मानो 16 है, कहीं पे अगर क्वेश्चन में 20 होगा तो आपको वहाँ पे 20 के निकालने हैं ordered pairs। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, if aij is equal to twice mod of I minus 3j then a13 will be equal to। हमारे पास ए आई जे एक मैट्रिक्स डेवलप करेगी है, कैसे? ए आई जे दैट इज गिवन एज ट्वाइस मॉड ऑफ आई माइनस 3j एंड यू हैव टू फाइंड द एलिमेंट a13 आई के बदले 1 जे के बदले 3, एज सिंपल एज इट इज। तो आई के बदले आपको 1 देना है, जे के बदले 3 देना है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखनी है आपको, दिस इज मॉड। ये मॉड है, ये सिंपल वाला ब्रैकेट नहीं है। मॉड मतलब इसके अंदर अगर हमको नेगेटिव वैल्यू आ गया यू हैव टू टेक दैट एज पॉजिटिव, राइट। अगर इनसाइड हमको सॉल्व करते करते हमको यहाँ पे इसके इनसाइड में नेगेटिव वैल्यू आ गया, उस नेगेटिव वैल्यू को हमको बनाना है पॉजिटिव। सो ये इंपॉर्टेंस होती है इस मॉड की। सो विल बी सॉल्विंग दिस नाउ, ए आई जे दैट इज गिवन एज ट्वाइस मॉड ऑफ आई माइनस 3j एंड वी हैव टू फाइंड a13 मतलब आई के बदले 1 जे के बदले 3। सो दिस विल बी ट्वाइस मॉड ऑफ आई के बदले 1 माइनस 3 इंटू जे के बदले 3। So this will be 2 into mod of 1 minus 3 3s are 9. So this will be 2 into mod of minus 8,
right? Mod of -8. So this will be 2 into 8 that is equal to 16. This is the correct option 16. यहाँ पे -16 भी है ऑप्शन में. That means अगर आपने इस mod को नेग्लेक्ट किया, अगर आपने इसको सिंपली लिखा होता ब्रैकेट, सो द आंसर शुड हैव बीन -16. तो यहाँ पे आपको दिमाग थोड़ा लड़ाना है, दिमाग थोड़ा कॉश, यू हैव टू बी कॉशियस हियर. अगर आपने -16 रखा, एक तो आपका 1 मार्क ऑलरेडी चला गया, उसके साथ साथ जो आपको -25 ये देगा वो भी आपका आ जाएगा, वो भी आपका कट जाएगा. सो 1.25 आपकी एक गलती 1.25 आपका कॉस्ट कर सकती है. और मैं आपको अभी बोल देता हूँ, इस 1.25 में यू विल गेट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉलोइंग इन दिस. There will be thousands of students who will be falling in this 1.25 mark. So be cautious there. Let's move to the next question. Question number 6. Which of the following order represents a column matrix? आपको पता है मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स है, तो हमें बताना है अब एक मैट्रिक्स इनमें से कौन सा ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स में आपको पहले बोलूँ वो वाली मैट्रिक्स होती है जिसका कॉलम कितना होता है, कॉलम होता है एक, और रोज कैन बी एज मेनी एज पॉसिबल और फाइनाइट और इनफाइनाइट, राइट. तो रोज हम मानते हैं, मानो इसके m रोज है, राइट. सो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर मैंने अभी आपको बोला, ऑर्डर इज गिवन एज रोज इनटू कॉलम्स. सो अगर ये कॉलम मैट्रिक्स है, रोज तो इसके मानो कुछ भी हो सकते हैं, तो m इंटू कॉलम इसका क्या है, खाली एक. सो m क्रॉस 1 शुड बी द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे m क्रॉस n, ये तो हो नहीं सकता, m क्रॉस m ये भी हो नहीं सकता, 1 क्रॉस n, ये 1 क्रॉस n, 1 मतलब यहाँ पे रो इंटू कॉलम, मतलब रो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे रो है 1 और कॉलम एज मेनी एज पॉसिबल. इसको हम कॉलम मैट्रिक्स नहीं बोलते, कॉलम मैट्रिक्स में खाली एक कॉलम होता है. सो दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, राइट. जो ये ऑप्शन सी यहाँ पे है, ऑप्शन सी की अगर हम बात कर लेंगे, यहाँ पे दिस इज 1 क्रॉस n मीन्स रोज क्रॉस कॉलम्स. सो यहाँ पे रो एक है, कॉलम्स एज मेनी एज पॉसिबल, इस वाली को मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स. तो याद रखना है आपको, रो मैट्रिक्स में खाली एक रो होता है, कॉलम मैट्रिक्स में खाली एक कॉलम होता है. ऑर्डर आपको क्लियर हो गया, फिर आप इसको निकाल सकते हो आराम से. उसके बाद ये आप अगर आपसे पूछा गया रो मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होता है, 1 क्रॉस n. और स्क्वायर मैट्रिक्स एक और मैट्रिक्स हमारे पास होती है जहाँ पे रोज और कॉलम्स आपस में बराबर होते हैं. अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज दे विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, वी कॉल दिस मैट्रिक्स एज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स. तो माना एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रोज इक्वल टू कॉलम्स इक्वल टू n, राइट. सो इसका ऑर्डर क्या आएगा, n क्रॉस n, और सिंपली हम इसको लिखते हैं n, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following need not to be necessary a square matrix? नीचे दिए गए हमें कुछ ऑप्शंस, हमें बोलना है इनमें से किसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये नहीं है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, राइट. पहले ऑप्शन है डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरा है स्केलर मैट्रिक्स, थर्ड वन बीइंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड फोर्थ वन बीइंग रो मैट्रिक्स. तो पहले आपको याद होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, रो मैट्रिक्स कौन सी होती है. देखिए जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स दिस इज अगेन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिस इज अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स, और रो मैट्रिक्स मैंने आपको अभी बोला जिसका एक ही रो होता है और कॉलम्स एज मेनी एज पॉसिबल. सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर बिकॉज दिस नीड नॉट टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है. या सिमिलरली अगर यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स होता ऑप्शन में, कॉलम मैट्रिक्स अगेन दैट नीडेड नॉट टू बी नेसेसरली अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सो वो ऑप्शन आपका बनता. तो अब हम बात कर लेंगे पहले डायगोनल मैट्रिक्स की. डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास वो वाली स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो पहले डायगोनल मैट्रिक्स को होना चाहिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें खाली और खाली डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है they will be equal to 0. So diagonal matrix is a square matrix in which only diagonal elements exist and non-diagonal elements they will be 0. इसको अगर हम मैथमेटिक्स टर्म में लिखेंगे, मानो हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, दिस इज गिवन एज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. तो मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 3. मैंने बोला ये स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास तब होगी डायगोनल मैट्रिक्स कब, जब इसमें खाली डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे. मीन्स दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स A11, A22, A33 दे विल एग्जिस्ट, और जो ये वाले हैं दीज विल बी ऑल 0, ये सारे होंगे 0. तो इसको मैं बोलूँगा ये मेरे पास है डायगोनल मैट्रिक्स. तो अगर मैं इसको मैथमेटिक्स के टर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा जो अगर मेरे पास आई मतलब यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, 1 1 2 2 3 3, ai इज नॉट इक्वल टू 0 बट ai j where
ए आई जे इज इक्वल टू जीरो वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। ए आई जे वो होगा जीरो के बराबर जब आई जे के बराबर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आई जे के बराबर नहीं है तो ये जीरो है, यहाँ पे भी आई जे के बराबर नहीं है, 1 3 के बराबर नहीं है, 1 2 के बराबर नहीं है, 2 1 के बराबर नहीं है, 3 1 के बराबर नहीं है, एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड हियर 2 3 के बराबर नहीं है। तो तब ये बनेगा जीरो। ये इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं, कैसे? ए आई आई इज नॉट इक्वल टू जीरो and aij is equal to 0 where I is not equal to j. So this will be the representation for diagonal matrix. Diagonal matrix के लिए क्या रहेगी representation? ai is equal to 0 and aij is not aii is not equal to 0 and aij is equal to 0 where I is not equal to j. So this will be the representation for diagonal matrix. उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अब वो वाली डायगोनल मैट्रिक्स होती है। स्केलर मैट्रिक्स खुद एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, मीन्स इसमें भी खाली अब डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर लेंगे। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में जो ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, दोज डायगोनल एलिमेंट्स दे आर ऑल सेम। वो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में देंगे जीरो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है या खुद एक स्केलर मैट्रिक्स होती है। कौन सी स्केलर या कौन सी डायगोनल? जिसमें अब ये डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास बनेंगे वन, दे विल बी यूनिटी, राइट। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मानो अगर हमारे पास, अगेन आई विल गो टू सिलोगिज्म, ये मानो ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस आर स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इस स्क्वायर मैट्रिक्स का सब सेक्शन है डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स? मतलब जिसमें खाली डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ तो ऐसे भी होंगे जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, वो हमने माने वो ये वाला पार्ट है, उसको हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। सो दिस इज द सेट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, डीएम, आई विल राइट इट एज डीएम। इस डायगोनल मैट्रिक्स में अब कुछ मैट्रिसेस होंगी स्केलर मैट्रिक्स, सो देयर विल बी सम विच विल बी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब इनमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे विल बी नाउ सेम। और इस स्केलर मैट्रिक्स में अंदर होंगी कुछ सब सेक्शन या कुछ सब मैट्रिक्सेस विच विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस विल बी आई एम, राइट। सो सबसे बड़ा सेट स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके नीचे डायगोनल मैट्रिक्स, उसके नीचे स्केलर मैट्रिक्स और उसके नीचे फिर हमारे पास बनती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो स्केलर मैट्रिक्स को अगर रिप्रेजेंट करना है, हम कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे? ए आई आई दैट शुड बी इक्वल टू लेट्स से सब कांस्टेंट के, राइट, जिसमें हम बोलेंगे A11 भी के बराबर है, A22 भी के बराबर है, A33 भी के बराबर है। ये हमारे पास हो गया है मतलब AII इज इक्वल टू के का मतलब अगर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है दे विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड एज AIJ वेयर I इज नॉट इक्वल टू J, तो AIJ दे विल बी इक्वल टू जीरो। सो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन बनेगी स्केलर मैट्रिक्स की। बात कर लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा? ए आई आई डेट विल बी इक्वल टू वन, उस कांस्टेंट के बदले अब हमारे पास आएगा वन, और ए आई जे दिस विल बी इक्वल टू जीरो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, मीन्स जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे दे विल बी ऑल इक्वल टू जीरो, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे हम मूव करते हैं। इफ we have given two sets 4 3 x 5 y z is equal to 1 y z 1 5, then find the value of x and y। हमको दी गई दो मैट्रिसेस, हमको निकालना है किसका वैल्यू, एक तो x का और दूसरा y का। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे बीच में हमारे पास इक्वल टू साइन है, दीज आर कॉल्ड एज इक्वल मैट्रिसेस, दीज आर कॉल्ड एज इक्वल मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिसेस तब हमारे पास इक्वल होती है, नंबर फर्स्ट नंबर क्या है, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये दो मैट्रिसेस हमारे पास तब इक्वल होती है जब इनका ऑर्डर सेम होगा। एक तो ऑर्डर होगा सेम, और दूसरा ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है दे विल बी आल्सो सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी आल्सो सेम। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे A11 दैट शुड बी इक्वल टू A11 हम मानेंगे ये मैट्रिक्स A है, ये मानेंगे मैट्रिक्स B है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे B से। A11 शुड बी इक्वल टू B11, यहाँ पे शॉर्ट में 4 शुड बी इक्वल टू Y, 4 शुड बी इक्वल टू y, एंड x हमको दूसरा निकालना है, x किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, राइट। सो दिस इज द इक्वालिटी साइन ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री, जिसमें हर क्या एंट्री क्या होगी, या तो 0 होगी या तो 1 होगी। तो यहाँ पे हमें बताना है कितने पॉसिबल मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर 3x3 होगा, लेकिन एंट्रीज यहाँ पे 0 होगी या 1 होगी। सो इसका जो ऑप्शन हमको दिया गया 27, 18, 81 एंड 512, तो करेक्ट ऑप्शन इज 512। विल सी हाउ दिस इज 512। देखिए
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 इज 9। मैंने आपको पहले ही बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एक मैट्रिक्स में आएंगे 3x3 में वो आएंगे 9। ऑल द 9 एलिमेंट्स हैव टू बी इधर 0 और 1। ये 9 एलिमेंट्स या तो 0 हो सकते हैं या तो 1 हो सकते हैं। डेट मीन्स टोटल में हमारे पास एंट्रीज कितनी है, 2। सो द ईच ऑफ द 9 एलिमेंट्स कैन बी गिवन इधर 0 और 1। 9 एलिमेंट्स के बदले या तो हम 0 लिख सकते हैं या तो 1 लिख सकते हैं। डेट इज ईच ऑफ द 9 एलिमेंट्स कैन बी फिल्ड इन 2 पॉसिबल वेज। हर 9 एलिमेंट्स में से हर किसी एलिमेंट को हम फिल कर सकते हैं खाली 2 पॉसिबल वेज में। सो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। वो क्या कहता है, अगर हम मल्टीपल कर लेंगे नंबर ऑफ, सो विल मल्टीपल द नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग अप ईच एलिमेंट स्पॉट in the required matrix as the events are happening one after the other। since events are happening one after the other, हम इन सब को कितनी पॉसिबिलिटीज है उससे मल्टीपल करेंगे। सो इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा वो बनेगा 2⁹, क्योंकि हमारे पास हर किसी एंट्री में हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज है और टोटल कितना है हमारे पास 9 एंट्रीज टोटल में है। तो 2⁹ जब आप कर देंगे डेट विल बी इक्वल टू 512, राइट। यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ पे 2 एंट्रीज के बदले आप 3 एंट्रीज होती, सो करेक्ट ऑप्शन शुड हैव बीन 3⁹। यहाँ पे अगर मानो ऑर्डर 3x3 के बदले 4x4 होता है और एंट्रीज 3 होती, तो यहाँ पे हमारे पास बनता है ऑर्डर 3। यहाँ पे हमारे पास बनते टोटल पॉसिबिलिटीज 3⁴ 4x4 डेट इज 16, राइट। सो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस द 2 मैट्रिसेस शुड बी सेम ऑर्डर। अगर हम इनमें से कुछ ऑपरेशन करना चाहेंगे मैट्रिसेस पे, किस ऑपरेशन के लिए मैट्रिसेस होनी चाहिए सेम ऑर्डर की। ऑप्शन ए एडिशन, ऑप्शन बी सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी मल्टीप्लिकेशन एंड ऑप्शन डी बोथ एंड बी। तो याद रखना है आपको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर होना चाहिए सेम ऑर्डर होना चाहिए इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये कंडीशन जरूरी नहीं है, सो ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हम बात कर लेंगे अब। द प्रोडक्ट ऑफ 2 matrices A and B is defined if the number of columns of A is equal to the number of rows of B। 2 मैट्रिसेस हमारे पास हैं, मानो A एक मैट्रिक्स है, B एक मैट्रिक्स है। ये एक इसका ऑर्डर है m×n, इसका ऑर्डर हम मानेंगे मानो y×z। इन 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब डिफाइन है, जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स, क्योंकि हम चाहते हैं हम निकालेंगे ए बी। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए डेट मीन्स एन शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी डेट शुड बी इक्वल टू वाई। अगर यहाँ पे हमको एन आ गया किसके बराबर, वाई के बराबर, तब भी हम इन 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देन ओनली द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड, राइट। ये आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट, इफ ए बी इज डिफाइंड देन बी ए नीड नॉट टू बी डिफाइंड। अगर अब ए बी डिफाइन हो गया तो बी ए जरूरी नहीं है कि बी ए डिफाइन होगा। मतलब ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मानो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर 2×3, बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर 3×4। तो पहले हम चाहते हैं ए बी निकालना। ए बी के लिए कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट दैट इज 3 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड दैट इज 3 अगेन। सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दिस दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ दिस। सो ए बी यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं, अब हम निकालेंगे बी ए। तो यहाँ पे हमको क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी वो कितना है 4, दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। नंबर ऑफ रोज ऑफ ए कितना है 2। सो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, दिस 2 आर नॉट इक्वल, सो यहाँ पे बी ए डिफाइन नहीं होगा, राइट। जरूरी नहीं है, इसका मतलब है अगर ए बी डिफाइन होगा जरूरी नहीं है बी ए भी डिफाइन हो। थर्ड कंडीशन, थर्ड पार्ट, इफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली m×n एंड k×l मैट्रिसेस। अगर ए हमारे पास मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर m×n, बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर k×l, देन बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड। फिर हमको ए बी भी डिफाइन होना चाहिए और बी ए भी डिफाइन होना चाहिए। पहले हम बात कर लेंगे ए बी की। ए बी कब डिफाइन होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट दैट इज एन, दिट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड दैट इज इक्वल टू के। मतलब एन होना चाहिए किसके बराबर, के के बराबर। अब हम चाहते हैं हम कर लेंगे बी ए। बी ए कब होगा, जब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी दैट इज एल शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट ए दैट इज एम। सो एल शुड बी इक्वल टू एम। सो ये 2 कंडीशन हमको सेटिस्फाई होनी चाहिए। एन शुड बी इक्वल टू के जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, एल शुड बी इक्वल टू एम जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। ये आपको एक ऑब्जेक्टिव भी वहाँ पे पूछा जा सकता है। इफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली m×n k×l मैट्रिसेस देन बोथ ए एंड बी आर डिफाइंड व्हेन। पहले लिखिएगा n इज इक्वल टू एम, के इज इक्वल टू एल, या ऐसी डिफरेंट कंडीशंस यहाँ पे बनाएगा। तो मैंने आपको दिखाया इस वाली क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इफ ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड इट इज नॉट नेसेसरी ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब मानो ए बी भी डिफाइन है, बी ए भी डिफाइन है, ए बी भी डिफाइन है,
बी ए बी डिफाइन है कैसे, मानो ये भी है 2x2 मैट्रिक्स, ये भी है 2x2 मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज बराबर 2x2 2x2, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज बराबर, तो ए बी डिफाइन होगी, बी ए भी डिफाइन होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अब ए बी और बी ए हमको सेम सेम आएगा, मतलब जो हमको ए बी पे रिजल्ट आएगा वो मानो ए बी आ गया एक्स के बराबर, ज़रूरी नहीं है कि बी ए बी हमको मैट्रिक्स एक्स के बराबर आएगी, ये ज़रूरी नहीं है। इस वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं नॉन कम्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर आपको वहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, नॉन कम्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मीन्स इफ ए बी एंड बी आर बोथ डिफाइंड देन ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए एंड समथिंग लाइक दिस। सो ये भी आपको याद रखना है कि नॉन कम्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है अगर ए बी भी डिफाइन है बी ए भी डिफाइन है, ज़रूरी नहीं है फिर ए बी और बी ए आपस में ये दोनों सेम होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, if A is a matrix of order m cross n then order of the transpose of matrix A is, अगर हमको A मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की, m क्रॉस n की, फिर हमको ऑर्डर निकालना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। देखिए ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज में हम रोज को चेंज करते हैं इनटू कॉलम्स और कॉलम्स को चेंज करते हैं इनटू रोज, दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोज। मानो मेरे पास एक मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट्स है 2 1 3 3 1 4, अगर मैं इसका आप ट्रांसपोज निकालूंगा, ए ट्रांसपोज में ऐसे डैश लगाती हूँ ऊपर, मतलब ए ट्रांसपोज, इस रो को मुझे करना है चेंज इनटू कॉलम, दिस विल बी 2 1 3, इस वाले रो को भी मुझे चेंज करना है इनटू कॉलम, दिस विल बी 3 1 4, राइट। यहाँ पे अगर आप ऑर्डर देखेंगे रोज क्रॉस कॉलम्स आता है, रोज यहाँ पे 2 है और कॉलम्स रोज यहाँ पे 2 है, कॉलम्स यहाँ पे 1 2 3 है, 2 क्रॉस 3। यहाँ पे जब आप ऑर्डर निकालेंगे रोज यहाँ पे कितने हैं 3 और कॉलम्स कितने हैं 2, सो दिस विल बी 3 क्रॉस 2, राइट। 2 क्रॉस 3 यहाँ पे बन गया 3 क्रॉस 2, मीन्स ऑर्डर फिर हो जाता है रिवर्स। यहाँ पे अगर ऑर्डर है m क्रॉस n, यहाँ पे क्या बनेगा ऑर्डर n क्रॉस m, राइट। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ जानेंगे। देखिए फॉर एनी मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सूटेबल ऑर्डर वी हैव, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस ए है बी है सूटेबल ऑर्डर के लिए, सूटेबल ऑर्डर की मीन्स जब हम ये करेंगे इसके लिए हमको सूटेबल ऑर्डर चाहिए, हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, पहली ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, अगर हम ए ट्रांसपोज पहले निकालेंगे फिर उसका फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे डेट विल बी इक्वल टू ए। जैसे जब मैंने आपको पढ़ाया था ये सेट्स, वहाँ पे मैंने आपको बोला था जब हम निकालेंगे ए इनवर्स होल इनवर्स डेट विल बी इक्वल टू ए, सो लाइक डेट ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज डेट इज इक्वल टू ए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है के टाइम्स ए का होल ट्रांसपोज डेट विल बी के इंटू ए ट्रांसपोज वेयर के इज एनी कांस्टेंट। मानो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 और इसको इस ए को ये मानो हमारे पास एक कांस्टेंट है 2, मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4, फिर हमने इस सारे का निकाला ट्रांसपोज, क्या कैसे, पहले हमने इस 2 से इसको मल्टीपल किया फिर निकाला ट्रांसपोज, ये हमें किसके बराबर आएगा, अगर हम इस 2 को बाहर ही रखेंगे 1 2 3 4 को अलग से ट्रांसपोज निकालेंगे, राइट। 1 2 3 4 को अलग से ट्रांसपोज निकालेंगे या पहले इस 2 को मल्टीपल करेंगे, दोनों में हमको आंसर आएगा सेम। दिस इज द पार्ट बी दैट इज के ए का होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू के इंटू ए का ट्रांसपोज। पार्ट थर्ड, इफ ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस है ए बी, पहले मैं इन दो को ऐड करूंगा फिर उसके बाद ट्रांसपोज निकालूंगा, यही किसके बराबर आएगा, अगर मैं पहले ए का भी ट्रांसपोज करूंगा बी का भी ट्रांसपोज करूंगा और फिर उनको ऐड करूंगा, चाहे पहले ऐड करूं फिर ट्रांसपोज करूं या पहले ट्रांसपोज करके फिर ऐड करूं, दिस विल बी अगेन द सेम। पार्ट नंबर 4, ए बी होल ट्रांसपोज दैट इज बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए बी होल ट्रांसपोज that will be equal to B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, इसको हम बोलते हैं रिवर्स लॉ ऑफ ट्रांसपोजेस। जैसे जब मैंने आपको पढ़ाया था सेट्स, मैंने आपको बोला था ए बी होल इनवर्स दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, वहाँ पे हम इसको बोलते थे रिवर्स लॉ ऑफ इनवर्सेस, दिस वाज नोन एज रिवर्स लॉ ऑफ इनवर्सेस। लाइकवाइज यहाँ पे ये हमारे पास है रिवर्स लॉ ऑफ ट्रांसपोज, राइट, रिवर्स लॉ ऑफ ट्रांसपोज, वहाँ पे हमने पढ़ा था रिवर्स लॉ ऑफ इनवर्सेस, यहाँ पे हमारे पास है रिवर्स लॉ ऑफ ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टीज ये आप देखेंगे अब भी हम इनको आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। सो ये आपको पता होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, ये आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर, अगर हमारे पास एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑप्शन ए सेम, ऑप्शन बी डिफरेंट, ऑप्शन सी यूनिटी एंड ऑप्शन डी जीरो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी जीरो। आपको याद रखना है जो डायगोनल एलिमेंट्स है एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो होते हैं क्या, जीरो,
देखिए यहाँ पे a square matrix A is equal to Aij is said to be skew symmetric if A transpose is equal to minus A। पहले आपको पता होनी चाहिए skew symmetric मैट्रिक्स किसको हम बोलते हैं। skew symmetric मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स होती है, अगर A हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये तब बनेगी skew symmetric अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, डेट विल बी इक्वल टू माइनस A। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक और मैट्रिक्स हमारे पास होती है, अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे वो निकलेगी मैट्रिक्स इटसेल्फ, राइट। ये मिलती है नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, तो उसको बोलेंगे सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर वो मैट्रिक्स खुद मिलेगी तो उसको हम बोलेंगे खुद है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A। इसका मतलब है अगर हम निकालेंगे AIJ, सो डेट विल बी इक्वल टू माइनस AJI। क्यों? क्योंकि जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे डेट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ दैट ट्रांसपोज करेंगे AIJ विल बी इक्वल टू AJI, दैट इज ट्रांसपोज, लेकिन आएगा सामने हमको क्या, माइनस। सो दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विथ AIJ, हमारे पास बनता है AJI लेकिन नेगेटिव, राइट। लेकिन अब हम बात कर लेंगे डायगोनल एलिमेंट्स की। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स वी हैव JI इज इक्वल टू J, तो हम लिख सकते हैं AII विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स AII। ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट होकर बनेगा AII, ये वाला बनेगा यहाँ पे प्लस AII। नाउ AII प्लस AI डेट विल बी ट्वाइस AII, दिस विल बी इक्वल टू 0, राइट। ये हमको आएगा 0 के बराबर। सो यहाँ पे AII हमको आएगा 0, मीन जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो हमको बनेंगे 0। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो कोई ज़रूरत नहीं है, अब बस आपको ये याद रखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, दे आर 0। Next question, question number 13. For any square matrix A with real entries, which of the following options represents it is symmetric matrix? अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है जिसमें रियल एंट्रीज है, हमें बताना है नीचे ऑप्शंस में से कौन ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन A प्लस A ट्रांसपोज, ऑप्शन B A माइनस A ट्रांसपोज, ऑप्शन C A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, एंड ऑप्शन D A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, राइट। सो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, फिर हम निकालेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज, दिस विल बी ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपको याद रखना है। एंड ये भी याद रखना है अगर हम निकालेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज, दिस विल बी ऑलवेज ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अगर हम निकालेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज दैट विल बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर हम निकालेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज दैट विल बी ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी की, ए प्लस, अभी मैंने आपको बोला ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए, सो दिस विल बी ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज दैट विल बी अगेन ए प्लस ए दैट विल बी इक्वल टू 2a, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। सिमिलरली ऑप्शन डी की बात कर लेंगे हम, ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज दैट इज अगेन ए दैट विल बी 0, सो ये हमारे पास बन गई 0, जिसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ये हमारे पास बन गई जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं हो सकता, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए प्लस ए ट्रांसपोज। यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ए वाला, ये हमको बनता है 0। जीरो मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। जीरो मैट्रिक्स खुद एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बनती है और एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है, लेकिन यहाँ पे इस जीरो से भी बेटर ऑप्शन हमको मिलेगा ए प्लस ए ट्रांसपोज, सो यू शुड टिक दिस वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। For any square matrix A with real entries, A plus A transpose is symmetric matrix and A minus A transpose is skew symmetric matrix, जो मैंने अभी आपको बोला। अगर हमारे पास मैट्रिक्स A है, फिर हम कर लेंगे A plus A transpose, ये हमको बनेगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और करेंगे A minus A transpose, ये हमको बनेगी skew symmetric मैट्रिक्स। दूसरा, any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and a skew symmetric matrix। अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम लिख सकते हैं किस सम में, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। कैसे? देखिए, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ पे जो ये 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है, ये बनता है इसका सिमेट्रिक पार्ट, और जो 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये बनता है इसका सिक्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो मैं किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकता हूँ 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, वेयर दिस 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक पार्ट एंड 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ सिक्यू सिमेट्रिक पार्ट। देखिए, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ ए प्लस 1/2 ऑफ ए ट्रांसपोज, इस हाफ से मैंने इसको मल्टीपल दिया, इसको मल्टीपल दिया, प्लस यहाँ पे भी हम यही कर लेंगे, दिस विल बी 1/2 ऑफ ए माइनस 1/2 ऑफ ए ट्रांसपोज। नाउ प्लस 1/2 ऑफ ए ट्रांसपोज एंड माइनस 1/2 ऑफ ए ट्रांसपोज, दिस इज गॉन, सो वी आर लेफ्ट विद 1/2 ऑफ ए प्लस 1/2 ऑफ ए।
half of a plus half of a that is equal to a. So we have got left hand side that is equal to right hand side. So यहाँ पे मैंने आपको बोला कोई भी मैट्रिक्स a अगर हमारे पास है, इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक. कैसे? 1/2 ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज. और इसमें 1/2 ऑफ a प्लस वाला बनता है हमको सिमेट्रिक पार्ट और माइनस वाला हमको बनता है सिक्यू सिमेट्रिक पार्ट. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं. इफ A and B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is. अगर हमारे पास A और B symmetric matrices है सेम ऑर्डर की, हमको बोलना है AB माइनस BA क्या है. क्या एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या एक जीरो मैट्रिक्स है, या क्या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट का हम निकालेंगे ट्रांसपोज. किस वाले पार्ट का? देखिए AB माइनस बी ए, इसका हम निकालेंगे ट्रांसपोज. तो अभी मैंने आपको ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी पढ़ाई कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. सो यहाँ पे भी हम इसको अलग अलग देंगे, चाहे यहाँ पे प्लस है या माइनस है दैट इज सेम थिंग. सो यहाँ पे भी हम इसको देंगे अलग अलग ट्रांसपोज. दिस विल बी ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज. उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया रिवर्स लॉ ऑफ ट्रांसपोज इज ए बी का होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. सो ये हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, रिवर्स में आएंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए बी बनेगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज. राइट, यहाँ पे एक कंडीशन आपको दी गई है ए एंड बी दीज आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस. ये देखिए आप, ए एंड बी हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिसेस. सिमेट्रिक मैट्रिसेस मींस ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी. नाउ यहाँ पे बी ट्रांसपोज के बदले हम लिख सकते हैं बी, ए ट्रांसपोज के बदले लिख सकते हैं ए माइनस इस वाले ए ट्रांसपोज के बदले ए, इस वाले बी ट्रांसपोज के बदले बी. सो वी आर लेफ्ट विद बी ए माइनस ए बी. सो वी आर लेफ्ट विथ बी ए माइनस ए बी. राइट, यहाँ पे मैं अगर माइनस साइन बाहर निकालूं, सो ये वाला माइनस ए बनेगा प्लस, दिस विल बी प्लस ए बी, ये वाला प्लस ए बनेगा माइनस बी ए. सो ये क्या आ गया, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी. हम तो अंदर तो आ गया वही ए बी माइनस बी ए, लेकिन बाहर आ गई माइनस साइन. तो मैंने अभी आपको बोला अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे बाहर आएगी माइनस साइन, तो दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज अ सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो ये हमारे पास बनेगी एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. राइट, देखिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. इफ A is a matrix of cos alpha minus sin alpha sin alpha cos alpha and A plus A transpose is equal to I. हमें दी गई है कंडीशन कि अगर हम A plus A transpose निकालेंगे that will be equal to I. Then value of alpha is, हमें निकालना है इस alpha, इस एंगल का वैल्यू हमको निकालना है. सो ये वाली कंडीशन को हम सॉल्व कर लेंगे. A plus A transpose, A हमारे पास ऑलरेडी है cos of alpha minus sin of alpha sin of alpha एंड cos of alpha. प्लस क्या हम कर लेंगे, प्लस हम कर लेंगे ए ट्रांसपोज मीन्स इस वाले कॉलम को हम रो बनाएंगे. दिस विल बी cos ऑफ एल्फा माइनस साइन ऑफ एल्फा. और इस वाले रो इस वाले रो को भी हम, इस वाले रो को हमने बनाया कॉलम, अब हम इस वाले रो को भी बनाएंगे कॉलम. दिस विल बी साइन ऑफ एल्फा एंड cos ऑफ एल्फा. ये तो हमने निकाला ए प्लस ए ट्रांसपोज, लेकिन हमको दिया गया है यही ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, आई के बराबर. दिस इज इक्वल टू आई मीन्स 1 0 0 1. ये हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है, ये हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारे पास बनेगी 2x2. एडिशन के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने अभी आपको बोला ऑर्डर शुड बी सेम. यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x2 ऑर्डर इज सेम. अब एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है. इस वाले को इस वाले के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, इस वाले को इस वाले के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है. दिस वन विद दिस वन एंड दिस वन विद दिस वन. सो cos एल्फा प्लस cos एल्फा, दिस इज ट्वाइस cos ऑफ एल्फा. दिस इज माइनस साइन एल्फा प्लस साइन ऑफ एल्फा. एक माइनस है दूसरा प्लस है, सो ऑप्शन शुड बी, सो आंसर शुड बी 0. यहाँ पे भी साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा, दिस विल बी 0. यहाँ पे cos एल्फा cos एल्फा, एक cos एल्फा एक cos एल्फा, कितने हो गए 2 cos एल्फा. और यही हमको दिया गया है किसके बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 1. सो यहाँ पे आप देखिए 0 कॉरस्पॉन्डिंग, नाउ दिस इज द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. राइट, टू मैट्रिसेस आर इक्वल ओनली व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. सो दिस ट्वाइस cos एल्फा शुड बी इक्वल टू 1. यहाँ पे 0 ऑलरेडी इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 ऑलरेडी इक्वल टू 0, यहाँ पे भी ट्वाइस cos एल्फा इक्वल टू 1. सो वी आर लेफ्ट विथ नाउ ट्वाइस cos ऑफ एल्फा डेट इज इक्वल टू 1. और यहाँ पे मैं निकालूँ cos ऑफ एल्फा डेट विल बी 1/2. तो मुझे आप देखना है cos का कौन सा एंगल है जो वैल्यू देता है 1/2, डेट इज 60.
60 डिग्री। सो अगर मैं लिखूंगा cos ऑफ 60 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 1/2। सो 60 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 60 हम कैसे लिख सकते हैं, देखो पाई पाई हमारे पास है 1/180। तो 180 को जब हम 3 से डिवाइड कर लेंगे ये हमारे पास आंसर आएगा 60। सो आंसर शुड बी पाई डिवाइडेड बाई 3। पाई डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ये ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। द इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट फॉर, जो इनवर्स मैट्रिक्स है या जो इनवर्स है वो किसके लिए एग्जिस्ट करता है, ऑल मैट्रिसेस के लिए, ओनली रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के लिए, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए, या ओनली स्केलर मैट्रिसेस के लिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस। याद रखना है आपको, इनवर्स हर किसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसके लिए इनवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर लेगा, रो मैट्रिक्स है उसके लिए एग्जिस्ट नहीं कर लेगा, कॉलम मैट्रिक्स है उसके लिए एग्जिस्ट नहीं कर लेगा, खाली एग्जिस्ट कर लेगा किसके लिए, फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। यहाँ पे इनवर्स के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, इफ A is a square matrix of order m and if there exists another square matrix B of same order m। अगर हमारे पास A है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, B हमारे पास एक और मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर होने के साथ साथ ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, राइट। अगर A मानो हमारे पास ऑफ ऑर्डर 4x4 है, B हमारे पास ऑफ ऑर्डर 5x5 नहीं हो सकती, हालांकि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, लेकिन ऑर्डर भी यहाँ पे सेम ही होना चाहिए, राइट। तो अभी यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, मानो ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, और B एक और मैट्रिक्स B वो भी है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर m, B भी हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर m। फिर हम अगर हमने किया ए बी, वो भी हमको आई के बराबर आ गया, बी ए वो भी हमको आई के बराबर आ गया। मानो हमने पहले किया ए बी वो आ गया आई के बराबर, बी ए किया वो भी आ गया किसके बराबर, आई के बराबर। डैट मीन्स हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, ए बी आ गया बराबर बी ए के आ गया बराबर आई के, राइट। इस वाली कंडीशन, जब ये वाली कंडीशन हमको यहाँ पे सेटिस्फाई होगी तब बोलेंगे हम ये बी जो है इनवर्स है किसका, ए का, राइट। किस वाली कंडीशन में हम बोलेंगे बी ए का इनवर्स है, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। इस वाली कंडीशन में हम बोलेंगे क्या है, ये इनवर्स है, बी इनवर्स है ए का, राइट। और हम किसको इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, राइट। अगेन यहाँ पे एक और चीज, अगर बी ए का इनवर्स है इसका मतलब है ए बी है बी का इनवर्स। सो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इनवर्स। अगर बी मैट्रिक्स ए का इनवर्स है इसका मतलब ए बी है बी का इनवर्स। कंडीशन क्या है ये आपको याद रखनी है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, फॉर टू मैट्रिसेस टू बी इन्वर्टिबल द कंडीशन इज ए बी इज इक्वल टू आई। ये ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा बी ए इज इक्वल टू आई, ऑप्शन सी होगा ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, एंड ऑप्शन डी होगा नन ऑफ द अबव। यू हैव टू चूज दिस ऑप्शन सी, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। इवन ये क्वेश्चन गेट में एक बार ही पूछा भी गया है, आपको भी पूछा जा सकता है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट, ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस इनवर्स मैट्रिक्स। ये आपको याद रखना है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता। सिंस फॉर प्रोडक्ट बी ए एंड ए बी टू बी डिफाइंड एंड टू बी इक्वल, हम चाहते हैं ए बी हमको डिफाइन हो, बी ए बी डिफाइन होने के साथ साथ इक्वल भी होना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी डैट मैट्रिसेस ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो हमारे पास क्या मस्ट है कि हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिसेस है दे शुड बी, ए और बी जो हमारे पास होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिसेस और उनका ऑर्डर होना चाहिए सेम। ठीक हो, अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 2x3, बी हमारे पास इक्वल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 4x5, तो पहले अगर आप चाहेंगे हम निकालेंगे A×B। कंडीशन क्या है, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ सेकंड, है वो तो है ही नहीं, 3 इज नॉट इक्वल टू 4, सो ए बी इज नॉट डिफाइंड। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बी ए डिफाइन करना चाहेंगे, क्या वो डिफाइन है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट दैट इज 5 इज दैट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड दैट इज 2, इज 5 इक्वल टू 2, नो दिस इज नॉट इक्वल टू 2, सो बी ए बी यहाँ पे डिफाइन ही नहीं होगा। सो जब ए बी भी डिफाइन नहीं होगा, बी ए भी डिफाइन नहीं होगा, या कहीं पे मानो ए बी डिफाइन है बी ए डिफाइन नहीं होगा, या मानो अब डिफाइन भी है लेकिन इक्वल भी नहीं है, दे शुड बी इक्वल साइमल्टेनियसली, राइट, इक्वल भी ये होनी चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है हमारे पास खाली कौन, स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स एक कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई करता है, तभी हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। पॉइंट नंबर 3, इफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए देन ए इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ बी। जो मैंने अभी आपको बोला, अगर ए बी का इनवर्स है मीन्स ए को हम लिखेंगे बी इनवर्स, इसका मतलब है बी भी है ए का इनवर्स, बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए इनवर्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक देन, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जो सिमेट्रिक भी है और सिक्यू सिमेट्रिक भी है, सो वो मैट्रिक्स क्या हो सकती है,
ऑप्शन ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नन ऑफ द अबव। सो हमें दिया गया है ए एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है, सिक्यू सिमेट्रिक भी है। देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक है, मानो ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए, यही तो कंडीशन है। दूसरी कंडीशन इट इज अ सिक्यू सिमेट्रिक, तो ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस ए। दिस इज फर्स्ट, सॉरी दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे आप देखिए ए किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज के बराबर है, ए के बराबर, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर। सो आई कैन राइट ए इज इक्वल टू माइनस ए, राइट। इन दो को जब मैं क्लब करूंगा तो मुझे मिलेगा ए इज इक्वल टू माइनस ए, और आई कैन राइट ए इस माइनस ए को यहाँ पे शिफ्ट करके ये मिलेगा प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। ए प्लस ए डेट इज ट्वाइस ए, ट्वाइस ए इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे आपको ए मिलेगा जीरो, ए यहाँ पे मिलेगा आपको जीरो। मैट्रिक्स यहाँ पे ए हमारे पास बनेगी एक जीरो मैट्रिक्स या एक नल मैट्रिक्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ये इसी की एक्सप्लेनेशन है। सो दिस वर द 17 क्वेश्चन जो हमने किए रिलेटेड टू द टॉपिक मैट्रिसेस, और ये मैंने आपको पहले ही बोला ये मैंने निकाले हैं फ्रॉम एनसीईआरटी। सो ये क्वेश्चंस आपको किसी भी हाल में आने ही चाहिए। इसके अलावा कोई कंसेप्ट या कोई डाउट आपका रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, वो उसका मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में या सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में उसका मैं आपको सोल्यूशन एक्सप्लेन करता हूँ। और ये सीरीज़ हमको रहेगी, ये सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे आपके जितने भी टॉपिक्स हैं एफए सिलेबस में। हर रोज़ या कुछ दिन बाद इस पे एक टॉपिक पे हम एमसीक्यूज करते रहेंगे, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में सॉल्व करते रहेंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।